आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रवि जायसवाल, डिग्री से इंजीनियर, दिल से ट्रेडर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि, जिसमें आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर 1 के रिगार्डिंग कुल 15 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट 1 की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें कुल 10 प्रश्न थे। यदि आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके पहले पिछला वीडियो देख लें, या फिर आपकी सुविधा के लिए मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 11। इसके पहले 1 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। तो हमारा प्रश्न कुछ इस तरीके से है। मिस्टर राकेश हैज़ प्रिपेयर्ड अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन फार्मा सेक्टर एंड पुट हिज रिकमेंडेशंस ऑन द सेक्टर एज वेल एज द सिक्योरिटी टू बाई, होल्ड एंड सेल। दैट मीन्स मिस्टर राकेश ने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया है फार्मा सेक्टर के ऊपर, और उन्होंने सेक्टर के ऊपर भी रिकमेंडेशन दिया है, साथ ही साथ सिक्योरिटी यानी कि उस सेक्टर में काम करने वाली अलग अलग कंपनियों के शेयर के ऊपर भी बाई, होल्ड एंड सेल का रिकमेंडेशन दिया है। दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड फॉर इंटरनल कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनालिस्ट मिस्टर राकेश इज। और उनके इस रिसर्च रिपोर्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए इंटरनल कंजम्पशन में यूज किया जा रहा है। तो मिस्टर राकेश किस टाइप के एनालिस्ट हैं, हमें यही बताना है। और हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बाई साइड एनालिस्ट, ऑप्शन बी सेल साइड एनालिस्ट, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी किसी रिसर्च रिपोर्ट को इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है तो वहाँ पे जो आरए होते हैं वो बाई साइड एनालिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाई साइड एनालिस्ट। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कॉम्पिटिटिवनेस, बिजनेस प्लान्स एंड वर्क एथिक्स आर क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे पैरामीटर हैं लाइक एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, बिजनेस प्लान, वर्क एथिक, ये कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर हैं जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सही बात है, ये सभी क्वालिटेटिव पैरामीटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। प्रश्न नंबर 13 है। विच इज़ नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ रिसर्च एनालिस्ट। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा क्वालिटी रिसर्च एनालिस्ट में एसेंशियली नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है गुड विथ नंबर्स एंड एक्सेल, ये तो होना चाहिए। ऑप्शन बी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन सी आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, ये भी होना चाहिए कि एक रिसर्च एनालिस्ट को पता हो कि जब वो कंपनी के मैनेजमेंट से बात करे तो उसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। ऑप्शन डी लुकिंग आउट फॉर ब्रॉड फ्रेमवर्क विदाउट मच अटेंशन टू डिटेल्स, ये क्वालिटी एक रिसर्च एनालिस्ट में नहीं होनी चाहिए। रिसर्च एनालिस्ट को हर छोटे से छोटे डिटेल पे ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ही बस एक ब्रॉड फ्रेमवर्क का वो एनालिसिस कर ले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग देख भी लेते हैं। बिल्कुल सही, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। रिसर्च एनालिस्ट शुड सीक इंटरनल सीक्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट विच इज़ नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि रिसर्च एनालिस्ट को कंपनी के मैनेजमेंट से ऐसे इंटरनल सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने चाहिए जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो यह कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च एनालिस्ट को इंटरनल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने से बचना चाहिए। ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और पब्लिकली अवेलेबल होने के बाद उसके अकॉर्डिंग शेयर प्राइस में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं, वैसे इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। रिसर्च एनालिस्ट को यह काम नहीं करना चाहिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर
प्राइमरी रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि एक रिसर्च एनालिस्ट का प्राइमरी रोल क्या क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंडक्टिंग इंटरव्यूज विथ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बिल्कुल है ये काम। ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, ये भी इसका काम है। ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑन डाटा एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस, यानी कि एक रिसर्च एनालिस्ट को कलेक्शन भी करना है डाटा का, उसको एनालाइज भी करना है और अपनी एनालिसिस के बेस पे रिकमेंडेशन भी देने हैं। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिसर्च एनालिस्ट का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो प्राइमरी रोल ऑप्शन सी से मैच कर रहा है कि रिसर्च एनालिस्ट को डाटा कलेक्ट करना है, डाटा एनालाइज करना है और अपनी एनालिसिस के बेस पे रिकमेंडेशन देना है। हालांकि इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन वो प्राइमरी रोल में काउंट नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की आउटपुट ऑफ अ सेल साइड एनालिस्ट वर्क, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि सेल साइड एनालिस्ट जब वर्क करते हैं तो उस वर्क का मुख्य आउटपुट क्या होता है। ऑप्शन ए है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन बी है रिसर्च रिपोर्ट्स एंड स्टॉक रिकमेंडेशंस, ऑप्शन सी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, ऑप्शन डी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज। तो देखिए, कोई भी एनालिस्ट हो उसके वर्क का मेन आउटपुट यही होता है कि वो स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट एंड स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना सेल साइड एनालिस्ट का वर्क है। इवन बाई साइड एनालिस्ट का भी यही वर्क है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 बाई साइड एनालिस्ट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। बाई साइड एनालिस्ट किस काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑप्शन ए बिल्डिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स, ऑप्शन बी ऑप्टिमाइजिंग पोर्टफोलियोज फॉर इंटरनल फंड्स, ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ऑप्शन डी एडवाइजिंग ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो ध्यान देंगे, जो बाई साइड एनालिस्ट होते हैं वो अपनी रिपोर्ट को इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, वो कंपनी के हेड को प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे इंटरनली ही उनके रिपोर्ट को कंज्यूम किया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्टिमाइजिंग पोर्टफोलियोज एंड इंटरनल फंड्स। दैट्स इट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन बाई साइड एंड सेल साइड एनालिस्ट, यानी कि बाई साइड और सेल साइड एनालिस्ट में क्या मुख्य डिफरेंस है, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए द यूज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये तो डिफरेंस पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि चाहे बाई साइड हो या सेल साइड एनालिस्ट हो, दोनों टेक्निकल एनालिसिस को अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। ऑप्शन बी देयर क्लाइंट्स एंड पर्पस ऑफ एनालिसिस, ये एक डिफरेंस पॉइंट है दोनों के बीच में। जो बाई साइड एनालिस्ट होते हैं उनकी एनालिसिस का पर्पस होता है कि वो अपने हेड को हेल्प कर सके डिसीजन बनाने में कि क्या बेचना है, क्या खरीदना है, और उनके क्लाइंट भी अलग होते हैं। सेल साइड जो एनालिस्ट होते हैं उनके क्लाइंट रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, और जो बाई साइड एनालिस्ट होते हैं इनके क्लाइंट म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, हेज फंड मैनेजर होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन सी है देयर एक्सेस टू फाइनेंशियल डाटा, दोनों को सेम ही एक्सेस होता है। ऑप्शन डी देयर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये भी सेम ही होता है। तो जो मेन डिफरेंस है बाई साइड और सेल साइड एनालिस्ट में वो है ऑप्शन बी देयर क्लाइंट्स एंड पर्पस ऑफ एनालिसिस। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 व्हाट इज़ अ कॉमन आउटपुट ऑफ बाई साइड एनालिस्ट। अब हमें बताना है कि बाई साइड एनालिस्ट का कॉमन आउटपुट क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोप्राइटरी रिसर्च एंड इंटरनल यूज, ऑप्शन बी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन, ऑप्शन सी क्वार्टरली अर्निंग्स एस्टिमेट्स, ऑप्शन डी फाइनेंशियल कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी बाई साइड एनालिस्ट की बात आती है तो उनके रिसर्च रिपोर्ट को इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, एंड ऑप्शन ए यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है विच एनालिस्ट इज मोर लाइकली टू इशू पब्लिक स्टॉक रिकमेंडेशंस। कौन सा एनालिस्ट है जो कि पब्लिकली स्टॉक रिकमेंडेशन पब्लिश करते हैं, इशू करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सेल साइड एनालिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। बोथ देख करके कि बाई साइड एनालिस्ट और सेल साइड एनालिस्ट दोनों ही स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं, हमें बोथ को टिक नहीं करना है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एनालिस्ट पब्लिक स्टॉक रिकमेंडेशन इशू करते हैं। तो जब भी पब्लिक
इशू की बात आती है तो वहाँ पे सेल साइड एनालिस्ट का जिक्र होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेल साइड एनालिस्ट। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बाई साइड एनालिस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि बाई साइड एनालिस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए है दे आर प्राइमरली इवेलुएटेड बेस्ड ऑन रेवेन्यू जनरेशन। ऑप्शन बी their recommendations are meant for public dissemination. Option C their success depends on the portfolio's performance. Option D they focus on transaction volumes. यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो बाई साइड एनालिस्ट होते हैं उनका फोकस कभी भी रेवेन्यू जनरेशन पे नहीं होता है, वो सेल साइड के लिए है कि सेल साइड एनालिस्ट ने रिपोर्ट पब्लिक में पब्लिश किया और साथ ही उस रिपोर्ट के आधार पे लोग अगर बाई सेल कर रहे हैं तो उससे ब्रोकरेज जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा ऑप्शन है कि देयर रिकमेंडेशंस आर मींट फॉर पब्लिक डिसएमिनेशन, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में प्रचार प्रसार के लिए होता है, तो बाई साइड एनालिस्ट के रिपोर्ट को पब्लिक में पब्लिश किया ही नहीं जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा और आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर आ चुका है। विच टाइप ऑफ एनालिस्ट इज मोर लाइकली टू इंटरेक्ट विथ कॉरपोरेट मैनेजमेंट ड्यूरिंग अर्निंग कॉल्स। कौन से एनालिस्ट हैं जो अर्निंग कॉल के टाइम पे कंपनी के मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको बता दूं कि सेबी का गाइडलाइन है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हें हर क्वार्टर में अपना रिपोर्ट 3 महीने का पब्लिश करना होता है और उस टाइम पे कंपनियां एक तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करती हैं जिसे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल कहते हैं। तो उसमें कौन से एनालिस्ट जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चाहे बाई साइड एनालिस्ट हो चाहे वो सेल साइड एनालिस्ट हो, दोनों का ही काम है कि वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोथ। प्रश्न संख्या 23 है हु टिपिकली इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ बाई साइड एनालिस्ट, यानी कि बाई साइड एनालिस्ट के परफॉर्मेंस को इवेलुएट कौन करता है। ऑप्शन ए है रिटेल इन्वेस्टर, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऑप्शन सी इंटरनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ऑप्शन डी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये क्लाइंट होते हैं सेल साइड एनालिस्ट के, और जो इंटरनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं ये होते हैं बाई साइड एनालिस्ट के क्लाइंट। तो बाई साइड एनालिस्ट का परफॉर्मेंस कैसा है ये कौन इवेलुएट कर सकता है, जो इंटरनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे। दैट मीन्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस कॉमन फॉर बाई साइड एनालिस्ट, यानी कि 4 ऑप्शन है, हमें बताने हैं कि ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो बाई साइड एनालिस्ट के लिए लेस कॉमन है, नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर, यानी कि ये एक्टिविटी बाई साइड एनालिस्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन ए पब्लिकली शेयरिंग रिसर्च, बिल्कुल ये सेल साइड एनालिस्ट का काम होता है। ऑप्शन बी अटेंडिंग इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेज, ये काम तो करना होता है एनालिस्ट को। मीटिंग विथ कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, ये भी करना होता है। कंडक्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में बताई गई एक्टिविटी बाई साइड एनालिस्ट को परफॉर्म करना होता है। केवल जो ऑप्शन ए में बताया गया है पब्लिकली शेयरिंग रिसर्च, ये एक्टिविटी सेल साइड एनालिस्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्रिटिक ऑफ सेल साइड एनालिस्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि सेल साइड एनालिस्ट की आलोचना, कॉमन आलोचना क्या है। तो 4 काम दिए गए हैं, किस काम की वजह से सेल साइड एनालिस्ट की आलोचना की जाती है वो हमें बताना है। पहला है लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, बिल्कुल नहीं, जो भी एनालिस्ट होते हैं वो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं। ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन रिकमेंडेशंस, ये इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि अक्सर ही जब लोग एनालिस्ट लोग रिकमेंडेशन देते हैं तो कई बार जाने अनजाने चाहे अनचाहे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो शेयर उन्होंने पोर्टफोलियो में पहले से बाई किया हुआ है उसी शेयर पे वो एनालिसिस करते हैं, उसी शेयर पे वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो अगर कोई भी एनालिस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो इस कार्य के लिए उनकी आलोचना की जाती है। ऑप्शन सी है लिमिटेड एक्सेस टू डाटा, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। और ऑप्शन डी है ओवर एम्फेसिस ऑन पैसिव इन्वेस्टिंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि किस कार्य के लिए सेल साइड एनालिस्ट की कॉमन रूप से आलोचना की जाती है। तो वो है ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, और सही उत्तर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है
तो ये हमारे आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को केवल सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं होता है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट करना होता है, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ वो बिना किसी देरी के आपके पास पहुँच सके। और एक और गुजारिश होगी मेरी कि मेरा चैनल अभी नया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि मैं ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी वीडियो को पहुंचा सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।